नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के 9 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इस दौरान कई बड़े फैसले लिए। आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों में मोदी सरकार की स्वीकार्यता बढ़ी। इन 9 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 9 साल पूरे होने पर विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं पहले से और बढ़ गई हैं और मोदी सरकार कई मोर्चे पर विफल रही है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर को काफ़ी लाभ मिला है। मोदी सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाकर काम किया है। ये तथ्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जितने पूर्वोत्तर के दौरे किए हैं उतना किसी ने नहीं किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर और खासकर असम की तस्वीर कितनी बदली है। हमारे साथ इसका आकलन करने के लिए मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता रत्ना सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रमन झा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रामा परिहार। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रमन झा जी के पास जाएंगे और ये उनसे हम पूछना चाहेंगे कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, मोदी सरकार को आप कितना अंक देते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, मोदी सरकार ने 9 साल पूर्ण किया, इसके लिए हम बधाई देते हैं रत्ना जी को। और साथ ही यह दुर्भाग्य है देश की जनता के लिए कि इसके पिछले 9 साल में देश की जो गति हुई है, हम आशा रखते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आपने कहा नंबर की बात, तो इस सरकार को हम क्या नंबर दें? प्लस में तो नहीं दे सकते जी, माइनस में गुंजाइश ही नहीं बचता है, क्योंकि अगर इस सरकार ने उपलब्धि की है तो मूल्य वृद्धि पे हताशा, मूल्य वृद्धि, लोग हताश हैं, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी की समस्या अपनी चरम पे है। इस सरकार के 9 साल की यह उपलब्धियों में है। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय और धोखा हुआ है। भ्रष्टाचारी के मामले में ये ऐसे हैं कि जो भ्रष्टाचार करके भी उसे निगलते हैं अजगर की तरह। भ्रष्टाचारियों से इनकी दोस्ती है। जांच के नाम पे ये हाय तौबा मचाते हैं और सांसद तक इनके ही दल के लोग, रूलिंग पार्टी ही सांसद बंद करती है और सांसद को चलने नहीं देती है भ्रष्टाचार के मामले में। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ये विफल रहे हैं। चाइना आज आए दिन वो मोदी जी का झूला का में आंख से आंख मिला के बात करने वाला बात हो, झूला दिखा रहा है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं चाइना के बॉर्डर पे और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना ने कोई दखलंदाजी नहीं की है हमारी सीमा पर। देश में भाईचारा के नाम पर घृणा पैदा किया गया है, आपस में लड़ाने के लिए लोगों के बीच मतभेद पैदा किया, कहीं जाति के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे और कहीं धर्म के नाम पे। महिलाओं के साथ इस सरकार में सबसे अधिक अत्याचार हुए पिछले 70 साल में। महिलाएं आज डरती हैं काम पर जाने से भी और महिला का काम करने का जो रेशियो है उसमें भी गिरावट आया है जी। लोकतंत्र पे मेरे 9 सवाल पूरा कर देता हूं पहले जी। लोकतंत्र पर और लोकतंत्री के जो एजेंसीज हैं उन पे सीधा आक्रमण है, उन पे कुठारघात किया जाता है इस सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में और उसे जनहित तक पहुंचाने में असफल रही है ये सरकार। जन कल्याण की योजनाओं को अपने प्रचार पे खर्चा करती है और कोविड के समय आपने देखा था कि सरकार ने किस तरह से कोविड में मिसमैनेजमेंट किया था। लाखों लोग सड़क पे थे। कोविड वैक्सीन के ऊपर तो मोदी जी की तस्वीर थी, लेकिन कोरोना के जो लोग मरे थे उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर अगर मोदी जी का फोटो लगा दिया जाए तो शायद यह भी एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। जी, हो गया। आपकी पहली टिप्पणी आपने पूरी की। रमा परिहार, आप मोदी सरकार के 9 साल को किस रूप में देखते हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार। चौहान जी, मैं 9 सालों को जुमलेबाजी के 9 साल कहना चाहूँगा। उसके लिए कोई अंक नहीं दिए जा सकते हैं। जुमलेबाजी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की जुमलेबाजी, 100 दिन में काला धन लाने की जुमलेबाजी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक और जुमला, किसानों की आय दुगनी करने की जुमलेबाजी।
2022 जो 22 चला गया, आज 23 में चल रहे हैं, 2022 तक सबको घर देने की जुमलेबाजी, सबका अपना घर होगा, अपना मकान होगा, ये भी एक जुमलेबाजी। चीन को लाल आंख दिखा करके हम सारा बदला लेंगे। आज आए दिन अतिक्रमण कर रहा है और चीन हमारा सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश बन गया है, जहाँ से हम आज 32% से ज़्यादा हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। आतंकवाद का आज ये हालत है कि पिछले 15 दिन पहले 10 हमारे जाबाज जवान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा। जबकि कोई एक क्रिकेटर का अंगूठा भी टूट जाता है तो वो ट्विटर करने में 2 मिनट भी देर नहीं लगाते हैं। जवाबदेह सरकार करने होने की बात थी। आज ये हालत है कि केंद्र राज्य के संबंध इस तरह बिगड़ चुके हैं कि 8 राज्य के मुख्यमंत्री कल संसद की ओपनिंग में अनुपस्थित रहे। महिलाओं पर अत्याचार, आज हमारे जो भारत का गौरव बढ़ाने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर की बैठी हुई है। 1 महीने से जाकर के उनके सूद लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी है। वो महिलाओं के साथ में क्या अन्याय करेंगे और कल उनके साथ में किस तरीक़े से प्रताड़ित किया गया, उनको किस तरह से उन्हें मारपीट की गई उनके पुलिस द्वारा, वो भी एक उदाहरण है। ये महिलाओं को अत्याचार बंद करने का एक सामने नमूना पेश हुआ है। जी ठीक है, आप दोनों ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है सत्ता में और 9 साल पर उन्हें आपने बधाई दी, लेकिन अपने देश के लिए उसे दुर्भाग्य करार दिया। और इसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रामा परिहार ने जुमलेबाजी की सरकार करार दिया। 100 दिन में जो कालाधन वापसी की बात थी या भ्रष्टाचार दूर करने की बात थी, आपके नज़र में मोदी सरकार ने कुछ खास नहीं किया या नहीं किया? बिल्कुल ही नहीं किया। चलिए इसका जवाब अब रत्ना सिंह से ही ले लेते हैं। रत्ना सिंह जी, आपकी क्या टिप्पणी है? सभी को नमस्कार। और 9 साल हमारी मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल होने पर आप सभी को बधाई, और पूरे जो हमारे दर्शक हैं उन सभी को भी बधाई देना चाहती हूँ। बातें तो बहुत हुई, एलिगेशंस तो बहुत हुई हैं, लेकिन एलिगेशंस मैं ग्रेजुअली उनको वो करूँगी, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी कि 70, 75 या 65 या 60 साल जो भी है कांग्रेस की सरकार, जो पिछले सरकारें थीं, उन सरकारों में क्या हुआ और अब की सरकारों को कंपेयर करिए तो क्या हुआ, ये भी देखना पड़ेगा। आंकड़े बहुत हैं, आंकड़े कहना हम जाएंगे तो रात बीत जाएगी, लेकिन आंकड़ों का जो डेवलपमेंट के आंकड़े हैं वो आप कम नहीं कर पाएंगे। वो तो हैं, वो सामने हैं, वो झूठ नहीं है, वो सोशल पोर्टल्स पे हैं, मीडिया पे है, हर जगह है, और वो है, वो आंकड़े हैं। मैं कहना चाहूँगी कि पहली बात मैं वैक्सीन से निकालती हूँ कि कुछ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने वैक्सीन की बातें कही। मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगी कि शायद उनको याद हो या फिर मैं याद भी दिला दूँ, नहीं तो मैं बताना भी चाहूँगी। आपको पता है पोलियो वैक्सीन कब आया था? पोलियो वैक्सीन आया था 1955 में, और पोलियो पूरे भारत से इरेडिकेट होने में, ख़त्म होने में करीब 2014 या 15 लग गया। एटलीस्ट आई थिंक 60 साल लग गए, अभी भी पता नहीं खत्म है कि नहीं पता, 60 साल लग गए पोलियो वैक्सीन से इंडिया से पोलियो खत्म कराने में। और हमारा कोविड, जब हम कोविड के सन्मुख हुए थे तो करीब 1 साल के अंदर अपनी वैक्सीन लगी, अपनी भारत की अपनी ओन वैक्सीन लगी, और लगने पर 220 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दिया गया। इसके कंपैरिजन में हम अमेरिका की बातें करते हैं, अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज बहुत बातें करते हैं। आज अमेरिका की जो हालत थी कि लाशें हर जगह बिछी हुई थी, कहीं रखने का जगह नहीं था, जलाने का जगह नहीं था, टायरों को लगाकर उनको पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा था, ये हालत थी अमेरिका की। और उनकी वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंने देखी थी, हमारी वैक्सीन सर्टिफिकेट डिजिटल, चलिए उस पे मोदी जी का चित्र है, जो है आपको पसंद नहीं है, ये वाला हेटिंग, वो अलग बातें हैं, लेकिन हमारे पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट रेडी हो गया था। लेकिन अमेरिका के कंपैरिजन में उनके पास एक लिखित, हाथ लिखित एक सर्टिफिकेट थी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कंपैरिजन तो बहुत हैं, और हमने क्या किया, आपको पता होगा कि जब ये कोविड का समय चल रहा था तो करीब कोविड के समय से लेके अभी तक करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया गया। प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत में 80 करोड़ घरों में ये राशन पहुंची थी। और आज मैं कहना चाहूंगी कि आप कहते हैं कि औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अब सबसे लोएस्ट है और कंट्रोल में है। 11.2 नियरली 12 लाख घरों में शौचालय बन गई है। 2014 में बहुत ही खराब हालत में भारत में टॉयलेट्स नहीं थी। अब मैं ओपन डिफिकेशंस की बात कहना चाहूंगी, तो आप मुझे 2 मिनट समय दीजिए कि मैं बताऊं
कि क्या कहानी थी कि आपके अभी वर्तमान 66 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में टॉयलेट्स बनाया है मोदी ने, 6.5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स बने हैं और 4,355 पूरी जो हमारी कह सकते हैं कि एरिया है, सिटीज हैं ओपन, जो हमारा शौच मुक्त है। कहना ये चाहूंगी कि आज आप महिलाओं की इज्जत की बात करते थे, लेकिन कुछ दिनों तक तो घरों में टॉयलेट नहीं होने की वजह से महिलाएं जाके खेत खलिहानों में रात के अंधेरे में, सुबह के अंधेरे में शौच करने जाती थी और रेप के शिकार होती थी। आज शौचालय बनने की वजह से मोदी ने बनाया और इसको यूनिसेफ ने भी माना कि ये कहा कि ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है जो मोदी सरकार के समय हुआ, शौचालय बनना, महिला का सम्मान। आज मुझे कोई कहे कि ओपन में शौच करने के जाइए, खुले में शौच, तो मेरे आत्मसम्मान पे हानि पहुंचता है। ये सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं को दिया। स्वच्छ भारत के अंदर में पूरी भारत में हमने डिफिकेशन फ्री सिटी बनाई है। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप गरीब के लिए बहुत बोलते हो, बहुत गरीबों के लिए सोचते हो। आप ही के राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे ना, तो उन्होंने एक बार कहा था कि 1 रुपया हम केंद्र से राज्य तक भेजते हैं तो 10 पैसे पहुंचता है उस गरीब तक। लेकिन अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जनधन अकाउंट के थ्रू, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू करीब हमारे गरीब लोगों के पास अच्छे अमाउंट्स के 6,000 रुपया प्रति साल उनके पास पहुंच रहा है, जो कि हम सम्मान निधि के साथ भी कह सकते हैं। आज हम रास्ता में जो हमारे रेडी चलाते हैं उनके सम्मान के लिए आपने क्या किया था, लेकिन पीएम सम्मान निधि की योजना के तहत उनको लोन दिया जा रहा, वो काम कर पा रहे हैं। तो हर एक सेक्टर में मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने सालों साल लगा दिए थे भारत में, ऐसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था जिसका शिलान्यास हो चुका था लेकिन काम नहीं हुआ था। वो काम मोदी जी ने कर उसका शिलान्यास तो हो ही चुका था, काम को कंप्लीट किया और सरकार और अपने हमें राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें अपने असम का बोगीबिल ब्रिज भी था। तो ये कहना चाहूंगी कि सेक्टर्स तो बहुत थे। अरे आप लोग, आपके तो जयराम रमेश जी ने कहा था चाइना के बारे में कि चाइना के पास में हम अपने अरुणाचल में, मुझे बोलने दीजिए, चाइना के पास हमारे अरुणाचल में, ये कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा था कि अरुणाचल में हम कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर सकते बिना चाइना के मदद के। और आज मैं कहना चाहूंगी कि इन द मंथ ऑफ मार्च हमारे अमित शाह जी जाके वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने कम से कम 9 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वहां पे 1 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे उन्होंने नींव रखी है और काम हो रहा है। ये तो सरकार आपकी थी। आपके सरकार लोग जाके वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया करते थे, जो भारत के लोगों को पता नहीं चलता था। आप लोग तो भीतर बात करके बहुत चीजें करते थे। अरे आप ही लोग आज PM डिवाइन एक नई प्रोजेक्ट थी, जो PM डिवाइन जो लुक इस पॉलिसी के साथ थी कि लुक फार इस पॉलिसी हो गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर 15 दिन पर एक केंद्रीय मंत्री आता है और नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचता है। आप लोगों ने तो नॉर्थ ईस्ट की, आपकी इंदिरा गांधी ने बम फेंकवाया था मिजोरम पे, याद है? एयरफोर्स को फोर्स किया था कि बम फेंको मिजोरम पे। आप लोगों ने तो नॉर्थ ईस्ट को कभी अपना माना नहीं। और भारत जोड़ो आंदोलन में आपके राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट और असम को तो भूल ही गए, आए भी नहीं थे। तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट और राष्ट्रभक्त और देशभक्त और चाइना, ये सब बातें मत बोलिए। 70 साल 65-60 जो भी आप बोल रहे हैं, उन सालों में जो आपने किया था, एक आईना देख लीजिए। गरीब बोलकर आपने भारत की जनता को लूटा है। कम्युनलिज्म आपने जितना स्प्रेड किया है किसी ने नहीं किया है। नॉर्थ ईस्ट पर बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट पर क्या असर हुआ है मोदी के 9 साल होने पर, क्या नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदली है। लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और 9 साल को लोग किस रूप में देख रहे हैं। हमारे पास विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, वो किस रूप में देख रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधियों में खास करके रमन झा ने वो सवाल किए, 9 साल होने पर 9 सवाल सरकार पर किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, वही सवाल उन्होंने दोहराया। इन सवालों के पीछे जो तथ्य दिए गए हैं वो मैं जानना चाहूँगा रमन जी से। नॉर्थ ईस्ट को लेकर, पूर्वोत्तर को लेकर जो मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं, खास करके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यहाँ के पुलों के निर्माण को लेकर, सड़कों के निर्माण को लेकर, वाटरवेज,
हाईवेज, एयरवेज पर जो काम किया गया है, क्या पहले किया गया है? और प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा हो रहा है, क्या आपने पहले इतना दौरा देखा? आप तो ये कहते हैं कि मोदी सरकार 9 साल तक सत्ता में रही, तो ये दुर्भाग्य की बात है। पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो आपके नज़र से पूर्वोत्तर की तस्वीर क्या इससे और भी बेहतर हो सकती थी? क्या किस तरह से आकलन करते हैं? तथ्यों के आधार पर बात कीजिएगा, सिर्फ आरोप नहीं। देखिए, पूर्वोत्तर में मोदी सरकार ने क्या किया, या पूरा भारत भी जो है उसी में पूर्वोत्तर भी आता है। और ये केंद्र की सरकार है, तो जब हम केंद्र सरकार की बात करेंगे तो उनकी चर्चा पूरे भारत पर उसका असर पड़ता है। केंद्र सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो हम तो यही कहेंगे कि पूर्वोत्तर के प्रति जो प्रेम दिखाते हैं मोदी जी या अमित शाह जी, ये अभी फिलहाल दिख रहा था कि मणिपुर जल रहा था, लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, गोलियां बरस रही थी, और ये कर्नाटक के प्रचार में राज्य के राष्ट्रीय गृह मंत्री लगे हुए थे। सीमा विवाद से लेकर कई तरह के इशू हैं जिस पर इन्होंने खूब ढोल बजाया, लेकिन इसकी कोई जो ज़मीनी हकीकत है वो दिख नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहला बात जो आपने कहा कि हमने कई आरोप लगाए हैं और उसके तथ्य हैं, तो मैं बता दूं कि ये सरकार मूल्य वृद्धि के मामले में जब सत्ता से बाहर थी तो पेट्रोल और डीजल के दाम पर और गैस के दाम पर पूरा हाई तौबा मच जाता था। इनके एक मंत्री वो प्रधानमंत्री को कभी चूड़ी भेज देती थी, कभी सड़क पर गैस सिलेंडर लेकर बैठती थी। लेकिन पिछले 2021 और 2022 के बीच में अभी 75 बार पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। जी, तो आपकी सरकार जाते जाते उनको नहीं, मैं अभी डीरेगुलेट करके चली गई थी ना? क्या करके चली गई थी? डीरेगुलेट कर दिया था पेट्रोल और डीजल। इसको 75 बार अभी बढ़ाया गया। पेट्रोलियम कंपनियों को उसको हमारे सरकार ने जो किया उसी के विरोध में आपने जनता को कहा कि मूल्य वृद्धि होगा, हम 35 रुपया में या 50 रुपया में डीजल या पेट्रोल देंगे। 75 बार मूल्य वृद्धि किया गया है पेट्रोल और डीजल का, कमाया भी है इन्होंने 10 बार। आज एलपीजी सिलेंडर का ये पिछले 2 साल 3 साल में जो 13 बार मूल्य वृद्धि किया गया है घरेलू रसोई का, 694 रुपया से लेके 1103 रुपया आज के डेट में एक गैस सिलेंडर का दाम है। ये इनके उजाला योजना का दृश्य है। आप बात करते हैं पिछले 30 साल का रिकॉर्ड है कि 15.8% होलसेल का जो मूल्यस्फीति है बढ़ा है इस सरकार के टाइम में। आज इस देश का जो धन संपदा है, जो देश में धनी लोग हैं, 5% है। यानी इस देश की संपत्ति और आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूरा 60% 5% लोगों के हाथ में है। 50% लोग इस देश में जो देश के धन संपदा के 3% के नीचे हैं। यह देश की हालत है जी। टोटल। आज रुक जाइए, मेरा बात अभी पूरा नहीं हुआ, आपने कुछ समय दिया है तो मुझे कहने दीजिए। आज यह सरकार कह रही है कि इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया है 1,45,000 करोड़ रुपया इन्होंने कॉर्पोरेट घरानों के टैक्स माफ कर दिए हैं। और आम जनता का अगर 5,000 रुपया लोन हो तो ये जाके खड़े हो जाते हैं उनके घर पे एजेंट्स के थ्रू कलेक्शन करवाने के लिए, और किसान आत्महत्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? बैंक के लोन कॉर्पोरेट घरानों के बंद कर रहे हैं, लेकिन हाउसिंग लोन बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये इनकी सरकार की ये 9 साल का विकास है जी। कई है। अभी रुक जाइए। अभी आपने नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली? नहीं, मैं बता कहाँ, वही तो कर रहा हूँ। लोग आज जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मिजोरम के साथ सीमा विवाद में हमारे 6 जवान शहीद हो गए, मेघालय में गोलीबारी हुई मेघालय के सीमा के साथ, अरुणाचल के सीमा के साथ। ये कह रहे हैं कि हमारा सीमा समझौता हो गया, और कुछ दिन पहले ग्रामीणों के बीच गोली चली है। बहुत अच्छी बात कही थी रत्ना जी ने कि कोरोना के टाइम में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिला था। जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो, उस देश में लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन कैसे मिलता है, ये भाजपा के लोग ही समझा सकते हैं। नहीं, वो डोजेस समझ जो आपने वैक्सीन बोला कहा है, मैंने, वो वैक्सीन की जो खुराक है डोजेस बोला मैंने। आप समझिए, आप लोग बात ही नहीं समझते हैं। थोड़ा समझा कीजिए क्या बात बोल रहे हैं भाई। आपने 220 लोगों को, मैंने डोजेस बोला है, थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी और ठीक है रमन जी, भारत पोलियो मुक्त है मैडम, आपने कहा है, लेकिन उसमें समय लगे। पोलियो एक ऐसा और सर, आप लोग क्या कह रहे हो? रमन जी, आज वर्ल्ड हेल्थ नहीं, हमारे कहने दीजिए। 60 साल आप लोग हेल्थ की बात करते हैं तो तकरीबन 37% बच्चा आज भी भारत में कुपोषण का शिकार है। जी,
ये आपकी सरकार की देन है मैडम। कुपोषण हमारी सरकार की देन नहीं है। हमने आज कौन के योजना दिन क्या ये बताई? पहले- हमने क्या ये गरीबों को समस्याएं 80 पहले करोड़ नहीं थी? गरीबों को जनता को ठीक है, खिलाया है ठीक है। ना? मैं ये कोविड के दे रहा हूं। समय ठीक है, रत्ना धन्यवाद जी। है कि इस सुनिए कोविड के समय मैडम, आप कांग्रेस बोल रहा की सरकार नहीं था, थी। आप बोल रहे नहीं तो थे, हम क्या नहीं बोल हालत रहा होता? है, आप हल्ला मत कीजिए। नहीं, ठीक नहीं, है, क्या रमन हालत जी होता है, रमन जी वो बताया रहने मैंने। दीजिए, कुछ और रखिए, बाकी सवाल बाद में आप कर नॉर्थ लेंगे। ईस्ट के बारे में जी, बोलिए। रमन जी, आप नॉर्थ ईस्ट में सुनिए, क्या वही तो डेवलपमेंट किया आपने क्या कांग्रेस ने, ये डेवलप किया? बताइए। आज भारत जोड़ो माला की तरह जो नेशनल हाईवे का विकास हुआ था, हो रहा था ना, अभी भी चले जाइए, अपर आसाम अछूता है, नहीं हो रहा है ना, हो रहा है। जी। तो इसमें ये जो भारतमाला वाजपेयी जी ने जो योजनाएं परियोजना चालू की थी, उस परियोजना को 10 साल हमारा यूपी की सरकार था, हमने इसे बंद नहीं होने दिया। हमने आडवाणी जी का मान रखा। हम इनके तरह नाम मनरेगा परिवर्तन में नहीं तो करते बंद हैं। नहीं किया गया है। अच्छा, मनरेगा में बंद करें तो मनरेगा का भी ले जी। लीजिए, डाटा दे देते हैं आपको। मनरेगा के तहत उन्होंने कहा कि लोगों के पास पैसा पहुंच रहा था जनधन योजना की तरफ, और जनधन योजना के लिए इनको ये भूल रही हैं कि जनधन योजना के लिए आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ उनका संलग्न होना चाहिए, जो सिर्फ 53% लोगों को है। 48.27 करोड़ लोगों 53% लोगों का इनका, जिसमें 53% लोग ही आधार के साथ जुड़े हुए हैं। अकाउंट ही नहीं थे, जी। लगभग तो अकाउंट ही नहीं 53% लोग ही आधार के साथ जुड़े आधार हुए हैं। कार्ड 50% और ये तो कर- कम और से कम देखना account- भी- कुछ बातें मनरेगा में इन्होंने कुछ बातें साफ हो जानी चाहिए। आधार कार्ड को लेकर कई बार अदालत में याचिका डाली गई और उस पर उसमें सरकार के मोहलत दी गई, लोगों को मोहलत दी गई कि आप आधार कार्ड इतने तारीख नहीं, तक तो बनवा मन- सकते हैं। तो तो उस अब तो जब पर मनरेगा हो का सकता धन है कि नहीं- उसमें देरी की वजह से सभी के तो पास जब आधार मनरेगा कार्ड का नहीं धन है। जब कई आप दे राज्यों रहे को हैं, इसमें सुन छूट लीजिए, भी मनरेगा मिली का हुई धन है। जब दे रहे हैं जी। तो वहाँ लेकिन छूट दीजिए, हमारा सवाल यहाँ मजदूरों को ये छूट है दीजिए। रमन जी कि क्या मोदी सरकार के कार्यकाल में जो विकास की रफ्तार है वो तेज थी या पीछे चली गई जो आपके समय में हो रहा था? अगर देश में पीएसयू बेचे जाएं, 2 लाख करोड़ जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, वो 2 लाख करोड़ रुपया साल में फायदा जो देती थी, उसे अगर बेच दिया जाए, उसे बेचकर अगर रोजगार को कम कर दिया जाए, मूल्य वृद्धि चरम सीमा पर हो, लोगों की नौकरियां जा रहा हो, स्वास्थ्य के मामले में दवाई तक की 20%, माने जो दैनिक जीवन की दवाई है, जीवन रक्षा का दवाई है, उसको भी 20 से लेकर 80% तक आप मूल्य वृद्धि करते हैं। यह अगर विकास है तो मैं कोई भी मूल वृद्धि लानत मैं कहूंगा कहना ऐसे चाहूंगी विकास कुछ, को। मैं जी कहना चाहूंगी। जी जी नहीं, रमा परिहार को बीच में लाते हैं। दवाइयों के मूल्य बढ़ गई, लोगों का रहन सहन कठिन हो गया क्योंकि महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। जुमलेबाजी की सरकार है ये आप बार बार कहते हैं, और 100 जो स्मार्ट सिटी है वो सरकार अभी तक नहीं बना पाई। आप किस आधार पर कहते हैं रामा परिहार, क्या सरकार ने कोई काम नहीं किया और इसी काम की वजह से सरकार को पूर्ण बहुमत मिल जाता है सरकार बनाने के लिए? देखिए, ये चेहरा चमकाने वाली सरकार है। इसको आप बोले कि काम नहीं किया, काम किया है। ये ऐसी इंडस्ट्री पैदा कर दी है कि आप मुंह दिखाइए और अपना जब जो भी है वो लोगों को प्रचार करिए, झूठ पे झूठ प्रचार करिए, झूठ पे झूठ प्रचार करिए और लोगों को आप भ्रम में रखिए। आप बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया। आप रत्ना जी बता रहे कि 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया है। आपके संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी मेज थाप करके बोल रहे थे कि मैं मनरेगा चालू रखूंगा। ये 70 सालों का आपका ये किया कराया है। मैं बोलता हूं कि आपने ये हालत कर दी कि लोग 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ा। आपने लोगों को 82% आप सुनिए, 82% जनता की आय कम हुई है। 82% जनता की आय कम हुई है 2014 बाद में। 82% जनता की हिंदुस्तान के अंदर आय कम हुई है। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। ये इंडियन एक्सप्रेस में पिछले 15 दिन पहले छपा है। एग्रीकल्चर लेबर, नॉन एग्रीकल्चर लेबर, आपके कोई एक ही बोल लीजिए। नॉन एग्रीकल्चर लेबर, ये सभी लोगों की आय कम हुई है। देश में 82% लोगों की जनता की आय कम हुई है। महंगाई की मार हर आदमी त्रस्त है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो। महंगाई की हालत ये है, आपने रेल का किराया बढ़ा दिया, आपने हर तरह के टैक्स बढ़ा दिए, आप लोग उनके ऐसा बोझ डाल दिया। आप सिलेंडर का बात कर रहे हैं, आप चाहे रसोई की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि आटे तक भी आपने GST लगा दिया है। आप कहाँ छोड़ रहे हैं महंगाई? आदमी को चूस करके उनको खत्म कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है रत्ना जी कि आपने विकास कार्य तो किए हैं, आपने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट को पूरा किया है, लेकिन आपने जहां तक महंगाई का सवाल है, आपने महंगाई बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर और कई तरह के जो कर हैं वो बढ़ाकर आपने महंगाई को बढ़ा दिया है। लेकिन विकास कार्य जो है वो इस आधार पर हुए हैं कि महंगाई के बल पर विकास कार्य आपने किए हैं, ये आरोप है विपक्ष का।
चौहान ये जी से भी कहना पूछे ना, चाहूंगी, पिछले 9 साल में कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने इनका मैं अपना ये प्रोजेक्ट कहना है। चाहूंगी जी, कि जी, नॉर्थ रमन ईस्ट को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, लेकिन बहुत बड़ी एग्जांपल है कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस सरकार रही या बहुत सारी सरकारें रही, जो भी है, आपको एक एग्जांपल मिजोरम की दूंगी, नागालैंड की दूंगी। नागालैंड में एक स्टेशन पहले रेलवे दीमापुर में था और 119 साल के बाद एक सेकेंड रेलवे स्टेशन सोकावी में खुला। ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग कितना डिफरेंस लग गया हमको डेवलपमेंट को नॉर्थ ईस्ट तक लाने के लिए। आज नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी माना जाता है और 15 दिन पर कोई एक केंद्रीय मंत्री रहता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को तो आप लोग भूल ही चुके थे। आज मैं कहना चाहूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कहते हैं दवाइयों को लेकर, दवाइयों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख की बीमारी को लेकर उसको इलाज होता है, और साथ में ये भी है आयुष्मान को लेकर कि आप उसके साथ में कितने कार्ड्स बने हैं टोटल। मैं कहना चाहूंगी कि 10.74 लाख फैमिलीज को ये आयुष्मान भारत कार्ड के तहत उनको ये सेवा दिया गया। साथ में 23.3 करोड़ लोगों को ये कार्ड है, साथ में 5 करोड़ फैमिलीज की दवाई दी जा रही है। साथ में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए जहां पे कम दामों में दवाइयां दी जा रही हैं, और मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि 10 रुपए में सैनिटरी पैड्स यूज किया जा रहा है, जहां पे मैंने देखा है लोगों को खरीदते हुए। तो ये औषधि योजना के तहत काम हुई है। साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि टॉयलेट और जल जीवन के बारे में कहूंगी कि 12 करोड़ घरों में नल से जल पानी आ रहा है, जो कि पहले नहीं था। आज कांग्रेस की सरकार आपके मनमोहन सिंह के बारे में ही कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी कितने साल से, सर बताइए, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनमोहन सिंह जी असम से कितने साल तक एमपी रहे, जरा बताइए। आप तो प्रवक्ता हैं। 91 से रहे। हाँ, कितने साल तक रहे, जोड़ लीजिए, आप बताइए। जोड़ लीजिए। नहीं, आप बताइए कब तक रहे, ये बताइए। 91 से अगर हैं तो काफी साल रहे। नहीं, बताइए टोटल ईयर बताइए। आप तो प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपको तो पूरा आंकड़े सही आने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2016 तक, हाँ बताइए कितने साल तक? 2016, 30 साल, 30 साल मान लीजिए। गड़बड़ है, चलिए गड़बड़ है, आप में आंकड़ा सही नहीं। पिछले बार राजस्थान से कांग्रेस के प्रवक्ता है और आप आपके एमपी मनमोहन सिंह एमपी कितने साल से असम तक रहे, उन्होंने असम को लेकर एक शब्द भी पार्लियामेंट में नहीं कहा। आज करीब 20-21 साल तक वो रह चुके हैं हमारे एमपी, लेकिन 91 से 2019 तक थे वो। अच्छा, हम 16 का चलते हैं। लेकिन बात ये है कि आपको आंकड़ा नहीं पता, अलग बात है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इतने सालों में असम के बारे में लेकर उन्होंने कुछ एक शब्द नहीं कहा कि असम का डेवलपमेंट कैसे होगा। आज असम में पहला एक एम्स किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 7 कैंसर हॉस्पिटल, हमारे कैंसर पेशेंट मुंबई जाते थे, गरीब लोग वहां भटकते थे इलाज के लिए, उनको कुछ होता नहीं था। आज 7 कैंसर हॉस्पिटल किसने दिया? मोदी जी की सरकार ने देने दिया। और 9 सालों में हमने ये अचीवमेंट किया। 61.8 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 6 हम लोगों ने डेवलप किया। कम से कम शांति के बारे में देखिएगा तो आप ज्यादा से अधिक लोगों ने आर्म्स ले डाउन किया। डेफिनेटली मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ है, और वो सही रास्ते पे सही समय से समस्या का समाधान होगा। आपने ये कहा था कि जब मणिपुर सुलग रहा था तो कर्नाटका में कैंपेनिंग करने गए थे, तो आप लोग के भी राजस्थान में कुछ इश्यूज कुछ दिन पहले सुलग रहा था, तो हिमाचल में आप लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, और आपके भाई और बहन आपके जो क्या बोलते हैं आइस बर्फ पे गाड़ी चला रहे थे, वो कश्मीर जो 370 और 335 मैडम, देश की जनता ने 70 साल के शासन को रिजेक्ट कर करके प्रधानमंत्री बनाया था। आप सवाल विपक्ष से पूछ रही है, जो विपक्ष में बैठे हैं उनसे सवाल पूछ रही है। प्रधानमंत्री पूरा देश का पिता होता है। आप लोगों को बोलने का, सवाल करने का मौका मिलेगा। उसको मणिपुर की चिंता होनी चाहिए, कर्नाटक की चिंता नहीं। रमा परिहार जी, मौका मिलेगा। मणिपुर की चिंता 1 महीने से मणिपुर चल रहा है, उनको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आपका सवाल ले लेते हैं। रत्ना जी, रत्ना जी, रत्ना जी, एडवर्टीजमेंट के नाम पे आप करोड़ों आपकी केजरीवाल सरकार आप खर्च कर चुकी है। ठीक है, रत्ना जी, समय नहीं है ज्यादा, इसलिए हमें जो भी बातें करनी है वो पैसे से लेकर आप पर्दा लगाते हैं और आप सार्थक बातें करनी है। जी नहीं, रत्ना जी रुकिए, रत्ना जी, ठीक है, रमा परिहार जी, हम आपका सवाल नहीं, आपका सवाल, अरे आप चुप हो जाइए रत्ना जी। रत्ना जी हो गया रत्ना जी, रत्ना जी हो गया, रत्ना जी हो गया। आप लोग क्या बोलते हैं? मोदी चमकाता है। जितना केजरीवाल ने पैसे
सवाल चलिए के इस लिए बात पर लेते हैं एक 6 छोटा सा सरकार ब्रेक और ब्रेक के बाद 35 तुरंत करोड़ लौटते हैं तो रुपए फिर आपने सवालों खर्च का किया, जवाब यमुना लेंगे। साफ नहीं हुई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, लेकिन 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से लोग देख रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले रत्ना जी आपने अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, वो रुक नहीं रही थी और इधर से सवाल हो रहा था। रमा परिहार जी आम आदमी पार्टी के और रमन झा हैं कांग्रेस पार्टी के, ये सवाल कर रहे थे। अब मैं चाहूँगा कि रमा परिहार जो सवाल कर रहे थे वो करें, साथ ही उनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी का जो परिवेश है, जो आप नॉर्थ ईस्ट में जो परिवेश देखते हैं मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बाद, क्या आपको बदलाव नज़र नहीं आता है? क्या पहले जैसे ही स्थिति है? जब नॉर्थ ईस्ट को संवेदनशील इलाका माना जाता था, अब कई आतंकी संगठन सक्रिय थे, आज उन संगठनों के साथ समझौता हुआ, वो हथियार डाल चुके हैं और पूरी तरह से एक ऐसा परिवेश बना है जहां निवेश किया जा सके। क्या आपको ये नहीं लग रहा है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले आसाम की बात करना चाहूँगा। जी। आसाम में जब बीजेपी की सरकार यहाँ पे हुई 7 साल पहले, तो जो लोन था वो 38,000 करोड़ रुपए का था। आज 1,40,000 करोड़ रुपए का लोन आसाम के ऊपर में है। आप 7 सालों के अंदर लोन किस वृद्धि से बढ़ा और किस तरीके का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये आप हिसाब लगा सकते हैं। जो बिल्डिंग कोरोना के टाइम पे 2 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई थी, रिनोवेट की गई, कि उसको भी तोड़ा जा रहा है। मतलब ये किस तरह की धांधली है, इसका एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि मतलब कितना करप्शन लेवल है कि आप जल जीवन का ले लीजिए। अभी जल जीवन की बात कर रही थी, सबको मालूम है कि जल जीवन के अंदर में आसाम में किस तरह से करप्शन चल रहा है। आपका हर ठेकेदार को मालूम है कि जल जीवन के अंदर जाने से उसको परसेंटेज कमीशन फिक्स है, वहाँ देना पड़ता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाइए, ये भ्रष्टाचार इस तरीक़ा से बढ़ा हुआ है कि पैसे खर्च करेंगे तभी तो पैसे आएंगे। 1,40,000 करोड़ रुपए, यहाँ तक कि उधार चुकाने के लिए भी उनको उनका ब्याज चुकाने के लिए भी उनको लोन लेना पड़ रहा है। ये है आसाम की हालत। और ये मिजोरम और हमारे आसाम की अभी झड़प की बात बता ही रहे थे। हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, ये आए दिन चलते रहता है, उनकी झड़प है। अरुणाचल के साथ में अभी उस समझौता हुआ, लेकिन फिर भी कोई किस तरीके से उनके साथ में कोई बातचीत की गई है या नहीं की, कोई भी सार्वजनिक नहीं किया गया। कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने किसने क्या बात किया, अभी भी उनको कोई ये नहीं है कि वो चीज़ परमानेंट सॉल्यूशन हो गया है। परमानेंट सॉल्यूशन तो हो गया, ऐसा कहा है। जी, झड़प हो रही है ना, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाती है तो क्यों झड़प होती है? जो झड़प हो रही है अब वो कानून के दायरे में आएगा, क्योंकि जब 2 सरकारों ने मिलकर, नहीं, दोनों तरफ के लोग यदि रजामंद होते और उसके बाद में यदि समझौता होता तो झड़प क्यों होती? सबको यदि साथ में लेके विश्वास में लेकर के यदि आपने समझौता किया होता तो कहाँ झड़प होने की बात थी? जी, तो आपका ये मानना है कि जो असम सरकार जो नॉर्थ ईस्ट में जो ये बातें करती हैं कि जो इतने दिनों से जो सीमा विवाद चल रहा था उस पर जो काम हो रहा है, वो काम जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है, लोगों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, इसलिए झड़प हो रही है। लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि मिजोरम के साथ बातचीत चल रही है, मेघालय के साथ 6 इलाकों में पूरी तरह से समझौता हो गया। 6 इलाकों के लिए अभी फिलहाल में बैठक भी हुई है मुख्यमंत्रियों के बीच में। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद पूरी तरह से समाधान हो चुका है, सरकारें ये कह रही है, लेकिन आप इसे मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इससे पहले ये सार्थक कोशिश क्या आपने देखा था? मोदी सरकार को अगर हम छोड़ दें तो ये सालों से चल रहा है, जब से ये राज्यों का गठन हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य अलग अलग हुए, तब से इन राज्यों के बीच में सीमा विवाद था। क्या कोई कोशिश की गई? जी रामा जी, कोशिश देखिए जाए तो आपको शुरू से देखा जाए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी कोशिश की गई थी। सोमनाथ बारजी उस टाइम पे वो थे, सोमनाथ चटर्जी उस टाइम पे पार्लियामेंट अध्यक्ष थे, उन टाइम पे भी कोशिश की गई थी। कोशिश एक की गई थी, लेकिन ये हम मानते हैं कि हेमंत बिश्व सरकार आने के बाद में वो कोशिश को थोड़े रफ्तार मिली है। और जो भी यदि हमारा सीमा समझौता होता है तो हम उनका स्वागत करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रमन जी, जिस तरह का परिवेश आज पूर्वोत्तर में है, क्या आप भूल गए हैं पूर्वोत्तर के इतिहास को, जब कई आतंकी संगठन सक्रिय हुआ करते थे, निर्दोषों की जान जाती थी, अपहरण होता था, पैसा वसूली की जाती थी, लेकिन आज उन तमाम संगठनों के साथ बातचीत चल रही है और तमाम संगठनों के साथ समझौता हो चुका है, वो हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। इसे क्या आप मोदी सरकार की उपलब्धि नहीं मानते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं रत्ना जी को एक बात कहूँगा कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे सवाल प्रश्न किया था कि मनमोहन सिंह की सरकार ने असम के लिए कुछ ही नहीं कहा, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 5 साल तक वित्त मंत्री रहे, तो मैं ये भूल जाती हैं कि ये चले जाए नुमलीगढ़ गैस क्रैकर प्लांट जो है वो किसकी देन है। इनके घर के पास ही आप शंकरदेव कला क्षेत्र में ये लोग भी मीटिंग करते होंगे। भी कुछ था हाँ, शंकरदेव कला क्षेत्र भी मनमोहन सिंह की ही परियोजना थी। उन्होंने ही असम एकॉर्ड के 6 शेड्यूल के तहत 5th शेड्यूल के तहत धन मुहैया कराया था। यह भूल जाती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ यूपी की, तो असम में जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं होता था उस पर 90% केंद्र सरकार बजट वहन करती थी, पैसा वहन करती थी, और 10% ही राज्य सरकार को देना पड़ता था, जो इनकी सरकार ने आते ही छीन लिया। दूसरी सारी सबसे बड़ी बात आपने कहा कि पूर्वोत्तर, तो आज भी तो पूर्वोत्तर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, कल भी 40 लोग मारे गए हैं। अल्फा का उसके साथ क्या बातचीत हुई? NSIM का बातें कहाँ हैं? जो प्रधानमंत्री आते ही उन्होंने पहले साल में कहा था कि हमने नागा उग्रवादी की समस्या को हम समाधान कर दिया। क्या हुआ उसको? केलो के साथ इन्होंने अभी कुछ दिन पहले समझौता किया था और आधे केलो के लोग फिर वापस चले गए जंगल में। तो ये इनकी जो प्रचार की बात है यही कागज पर रहता है। दूसरा चीज़ बात नहीं, रुक जाइए अभी, अब आप मुझे समय दीजिए, आपको हमें भी समय देना होगा। आयुष्मान भारत की बात इन्होंने कहा था, 2018 से लेकर 2021 के बीच में 12.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड इशू किया गया था, लेकिन आज तक सिर्फ 1.23 करोड़ लोग ही इसके लाभार्थी हो पाए हैं। 10.74 1.23 करोड़ 10.74 फैमिलीज को ये मुहैया कराया गया। मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास भी रिकॉर्ड है कि ये आपकी सरकार का रिपोर्ट है। 23.3 करोड़ आरटीआई का सोर्स बताइए, ऐसा मत बताइए। 10.74 फैमिलीज को कर दिया गया है, 23.3 करोड़ कार्ड्स दिया गया है। आपके बीच में नहीं, देखिए मैडम, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, आप गलत मत बोलिए, गलत आंकड़ा क्यों दे रही है? और आरटीआई बोलते तो सोर्स बताइए, सोर्स बताइए। आप गलत आंकड़ा मत दीजिए, गलत आप बोलेंगे तो मैं टोकूंगी। गलत के लिए स्कोप नहीं है, गलत आप मत बोलिए, गलत आप नहीं बोलेंगे। बेटी बचाओ, गलत आप बताइए। बेटी, आप तो ये बता दीजिए कितना शौचालय था, जरा आप बता दीजिए। कांग्रेस के समय में पानी नहीं है, कितना था? कितने शौचालय में जल व्यवस्था किया आपने? आप लोगों का कितने कांग्रेस के समय तो पानी तक आपने घरों में पानी नहीं दिया। 12 करोड़ घरों में शौचालय 11.2 में बनाया। अरे महिलाओं को इज्जत नहीं देते थे, वो सब नहीं बोलते हैं। घरों में शौचालय नहीं थी, घरों में पानी नहीं था। घर आवास योजना के तहत आप लोग का इंदिरा आवास योजना कुछ नहीं था, और आप आवास योजना में आके देखिए आप भारत आवास योजना में 2.55 करोड़ देख रहा है। उस पे नहीं बोलना चाहूंगी, बिना कोई क्वालिफिकेशन के ओलंपिक खेलना। ठीक है, वो अलग बात है। कोई एक बोलिए। रमन जी, आपका सवाल हो गया तो आपके फैमिलीज को आवास योजना लेकिन आज तक इंदिरा आवास रमन जी, आपका सवाल हो गया तो रत्ना जी को सुनिए। आवास नहीं घर मिला था, जिसका नाम बदल के आपने प्रधानमंत्री योजना किया। नाम पे आप लोगों ने लूटा है लोगों को, देश को बर्बाद किया है। आज आवास योजना के तहत, इंदिरा आवास योजना के तहत अरे मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे जितना पैसा आपने सरकार ने लौट दिया, कुछ नहीं किया। आपने कम्युनलिज्म किया, गरीब के कल्याण पे आपने जीरो किया और कुछ नहीं किया। आपने देश को बांटा और कुछ नहीं किया। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। मुद्दा में हम आज बातचीत कर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और 9 साल पूरे होने के अवसर पर लोग इस कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं, खासकर के विपक्षी नेता, विपक्षी दल किस रूप में ले रहे हैं। अब ये जाहिर है कि विपक्षी नेता कभी भी मोदी सरकार के इस कार्यकाल से खुश नहीं हैं और कई आरोप भी लगा रहे हैं और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले रत्ना सिंह, जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो बता रही थी कि बीजेपी की क्या उपलब्धियां हैं, खास करके असम और पूर्वोत्तर में। और हमारे साथ रमा परिहार हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, रमन झा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। ये लगातार ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम एक बार फिर इनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप जो भी सवाल करें तथ्यों के आधार पर करें, क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं दोनों तरफ से, लेकिन तथ्य कम दिए जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं। नहीं, तथ्य जो है प्रामाणिक है। हम गलत आज इस देश में प्रतिदिन 2021 तक 2021 तक प्रतिदिन 86 रेप का केस रजिस्टर्ड हो रहा है। रत्ना जी भी महिला हैं,
और महिला होने के नाते ये महिला की पीड़ा को समझ सकती हैं। प्रति घंटा 49 केस जो है 49 केस प्रति घंटा महिला के खिलाफ क्राइम के एजेंट्स में रजिस्टर और ये सारे अधिकतर केसेस जो बढ़े हैं शायद राजस्थान में कुछ ज्यादा केसेस हाँ नहीं आप और राजस्थान के आपके डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट अंदर में मिनिस्टर रुक जाइए मैडम रुक जाइए मैडम पहले सुनिए ना रुक जाइए ना ऐड कर देते यहाँ पे- हैं मैं एग्री करती हूँ लेकिन मानिए, साथ में तो मैं क्या ऐड आप कर इसे देती मोदी हूँ। सरकार की उपलब्धि अरे मानेंगे? नहीं मैं एग्री करती हूँ कि राजस्थान में ये केसेस ज्यादा और है असम सबसे नंबर पे है, अव्वल नंबर पे सबसे है। बड़ी बात है कि राजस्थान का कैबिनेट असम मिनिस्टर अव्वल नंबर पे है, कुछ मैडम। दिन पहले इस बातें पे डिस्कशन असम हो रही थी राजस्थान से कि राजस्थान आगे है। विधानसभा में डिस्कशन हो रहा था कि राजस्थान में असम- रेप केसेस बढ़ गए हैं। मैडम, असम तो राजस्थान राजस्थान से के आगे है। कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं बताइए भाई, थोड़ा सा असम के ये तो बारे में। मर्दों आप का ये सब में देश रहती है, हैं। मर्दों का प्रदेश काउंसलर- है, यहाँ तो रेप केसेस काउंसलर होते है जाएंगे। मैडम। ये कांग्रेस काउंसलर के है एक मैडम, विधायक जो कैबिनेट मिनिस्टर है राजस्थान आप के एक- असेंबली आप में, मैडम वो बताइए, आप एक कहते महिला हैं हैं। कि रेप केसेस तो आप बढ़ एक गए हैं, महिला कोई हैं, बात बताइए, नहीं। असम तो तो यहाँ अव्वल भी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस असम तरह अव्वल से है। कम और बेसी होते राजनीति रहते की हैं। बात हो रही है। फिफ्थ और कंट्रोल्ड बताइए, स्टेट वो असम नहीं है, है, अभी असम है। फिफ्थ कंट्रोल जी, स्टेट बता है। दीजिए। राजस्थान तो टॉप कर रहा है रेप केसेस में। आप दोनों और जब आपके आपस में आपके आप दोनों जब विधायक, आपस में आपके बहस करेंगे तो मिनिस्टर इस बीच बोलते में हैं, आम आदमी ये पार्टी तो के होता रमा ही परिहार को रहेगा, लाना रेप चाहूंगा। केसेस होता ही ठीक है रहेगा। ठीक है छोड़िए, रत्ना जी कांग्रेस ये बातें ना करे तो सही है, रत्ना जी, ये रमन कांग्रेस सिंह। बातें ना कहे तो सही है। रत्ना जी, रमन सिंह। कर्नाटक असेंबली में पूर्व कांग्रेस के एक नेता कहे थे रत्ना जी, कि रमन यदि सिंह जी। आपको लगे कि रेप रत्ना हो जी, रहा है रमन तो सिंह सो जी। जाइए और आराम से एंजॉय अरमानों के करिए। संबंध ये में कांग्रेस दीजिए। के नेताओं का अरे एक बस चाल भूषण सिंह के चेहरा और कुछ चरित्र इस है। तरह से नहीं, इस यही तरह चाल से चेहरा चरित्र है। ठीक है ठीक है ठीक है रमन जी ठीक है तो हम दर्ज कर दीजिए मैडम। जी रमन जी कोई ठीक है। नहीं। अब हमें लगता है कि अब हमें लगता है कि रामा परिहार को बोलना तैयार चाहिए। है। रामा परिहार इन दोनों को बातों से सुनिए, आपको क्या लग रहा है? कानून क्या अपना आपको काम लग रहा है कर कि रहा है। ये जो राजनीति है, 18 ये राजनीतिक कानून बातें अपना हैं काम या कर सही रहा में है। जो वो दिख रहा है। रमन जी ने कहा कि बोले महिलाओं के भ्रष्टाचार खिलाफ जो के आपराधिक आपके राहुल आप गांधी जो बेल के घटनाएं बारे में, बड़ी सोनिया गांधी बेल पे नहीं बात है। रामा परिहार को बोलने दीजिए। देश में। अरे राम- आपके गृहमंत्री तरिपाल थे। आप नहीं, तो नहीं, नेशनल रमन- गिरफ्तार रमन- केस में- रमन जी केस रमन में जी नहीं रमन हुआ जी है। तो वो भी रमन नहीं जी रमन जी रमन जी रमन जी थोड़ा सा रुक जाइए जी महिलाओं को सम्मान घटा है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण बताना भूल जाती है जब राजस्थान का होता है। तो उत्तर प्रदेश में तो रात को 2:30 बजे एक बेटी के साथ में अत्याचार करने के बाद में उसकी लाश को जलाना पड़ा था। आप भूल रही हैं वो चीजें। दिल्ली में देखिए, कई दिल्ली में चीजें- केंद्र शासित दिल्ली में होती है। हम वही बोल रहे हैं कि एलजी जिसको आपने अधिकार दिया है उसका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। दिल्ली में आप देख लीजिए दिल्ली और में आप जैसी कांग्रेस सरकार के बारे विफल में है भी तो बोलिए, केंद्रीय आप गृह मंत्री कांग्रेस के विफल बारे है। में भी बोलिए कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार विफल नहीं है। आम आदमी पार्टी पास में तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। सुप्रीम आम आदमी पार्टी पंजाब में- सरकार पंजाब में के पास महिलाओं कुछ पे नहीं है। अत्याचार हो रहा है। पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। पुलिस महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, वो ठीक है, दिखाई नहीं ठीक है, देता। ठीक है, रत्ना जी। इनको बाकी मोदी सरकार रत्ना जी, दिखाई देती रत्ना है, जी। लेकिन पंजाब में आम नहीं, आदमी पार्टी के लोग वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, वो नहीं दिखता है आपको। खुलेआम आप कर रहे हैं। आप लोगों ने तो दिल्ली में 13,000 करोड़ रुपए का स्कूल का स्कैम कर दिया। 65,000 करोड़ रुपए का आपने यमुना की सफाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप करिए, प्रूफ कर अरे सकते एक हैं। सवाल कीजिए ना आप लोग रमन जी सोशल पोर्टल पे है। रत्ना जी उनका सवाल तो सुन लीजिए। रत्ना जी उनका सवाल क्या है? उनका सवाल क्या है? रमा जी रुकिए, रमा जी रुकिए। मोदी सरकार की हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जो दिल्ली में है उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, ये मानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन हमारा यहाँ सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी ये लगातार भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते हैं, तो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते हैं, हमने नहीं देखा कि आप भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कोर्ट में गए या किसी मंत्री पर आरोप लगाए। आप चार्ज कर रहे हैं, आप नहीं सुने क्या? आपके टीवी ने भी चैनल बनाया होगा, न्यूज बताया होगा। देखिए आप बता तो दीजिए। जब हमने नौ देखा तो साल- आपका मंत्री क्या अरे है? भाई साहब सुनिए ना। 9 साल की सरकार की बात हो रही है तो नहीं नहीं रत्ना जी उनके सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। आने के बाद ये 9 साल सिर्फ ईडी और सीबीआई को अपने विपक्षी दलों के पीछे लगाने की सरकार है। ईडी और सीबीआई के बलबूते पर अपने विरोधी दलों को सरकार से हटाने वाले की सरकार है। उनकी करोड़ कर करके चलने वाली सरकार है। विधायकों को खरीद करना चाहेंगे
आपको करप्शन करने दिया नहीं जाएगा, इसलिए आपको तकलीफ हो रहा है। आप चाहते हैं एक्साइज स्कैम कर लिया, आपने हेल्थ स्कैम कर लिया, और आपने कुछ देर पहले बोला था ईडी और सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है, यमुना की सफाई में आरटीआई किया गया था कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। रत्ना जी रुकिए, आप जवाब दीजिएगा। गंगा में आपने कितनी सफाई की, तो गंगा के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये फोटो यदि जूम करके दिखाएं तो प्रियंका गांधी इलेक्शंस में गई थी और गंगा जी का पानी पिया था उन्होंने। चलिए हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो तस्वीर बदली है मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वो क्या है, इस पर ये ध्यान भटकाने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए पानी पी रही है गंगा जी का, देख लीजिए यही चेहरा है। हम भी पीते हैं, गंगा कुछ भी है। आप जो बोल रहे थे कि गंगा का सफाई क्या हुआ, आप लोग थोड़ा रुकिएगा। गंगा का पानी प्रूव किया कि गंगा की सफाई हुई है, लेकिन आप लोगों ने यमुना की सफाई नहीं की। आप लोगों ने यमुना की सफाई नहीं की, बना करके आप सोचते हैं नहीं कि आप सरकार चला लेंगे। आप लोग सरकार नहीं, आप लोग लोगों का पैसा लूटते हैं, लोगों का पैसा लूट कर अपना पॉकेट भरते हैं। ये केजरीवाल सरकार कांग्रेस सरकार के कदमों पे चल रही है। इसका मतलब क्या है रमन जी, इसका मतलब क्या है? आप सवाल नहीं करना चाहते। रत्ना जी आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है। रत्ना जी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं और रमन जी सवाल नहीं करना चाहते हैं। आप लोग सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। ये संसद भवन नहीं है और ये विधानसभा नहीं है जहां आपको अधिकार मिले हुए हैं। नहीं रमन जी, बोलिए, आपने बोला जब आप तथ्यों के साथ नहीं बोलेंगे, आप गलत बात बोलेंगे तो बताना तो पड़ेगा। प्रूफ है, तथ्य है, प्रूफ। अरे रत्ना जी रुकिए, तो सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। नहीं सवाल नहीं, अब आप लोगों ने इतना समय ले लिया है कि हमारे पास समय नहीं बचा है। आप लोग लाजवाब, मेरे पास भी पूरी तथ्य है। हमने 9 साल में क्या किया, हम लोगों ने 9 साल में अपने किताब निकाला। आप 70 साल का किताब निकालिए, आप 70 साल का हिसाब निकालिए। हम लोगों ने 9 साल का, हमारे पास दम है कि हम निकाल चुके हैं। आप निकालिए, हमने 9 साल में निकाला। आपके पास सवाल नहीं है और इनके पास जवाब नहीं है। आप लोग समय खराब करना जानते हैं। 9 साल का हमारे छाती ठोक कर बोल सकते हैं कि भारत को हमने आगे बढ़ाया। जिस कांग्रेस ने भारत को बर्बाद किया था, उस कांग्रेस को दिखाकर अब रुकिएगा, अब सिर्फ इतना ही बोलना है कि इस कार्यक्रम का समय समाप्त होना है, क्योंकि आप लोगों ने कोई सार्थक बहस ही नहीं की। ना तो आपके पास कोई सार्थक सवाल है, ना तो रत्ना जी के पास जवाब है। रत्ना जी आप लोगों को नहीं सुन रही हैं, आप रत्ना जी को सुनने नहीं दे रहे हैं और इसीलिए हमारे पास समय की कमी थी और हमने सोचा कि इतने समय में हम एक सार्थक बहस कर पाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल जो भी बातें हुई है इतना ही समय था हमारे लिए और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। चिल्ला चिल्ला कर बोलने